तो हेलो दोस्तों, इंडिया होटल्स के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। जब मैं इंडिया होटल्स बोलूँगा तो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन जब मैं ताज होटल्स बोलूँगा तो शायद आपको तब समझ में आएगा कि इंडिया होटल्स एक टाटा की ही कंपनी है, जिसके फेमस होटल्स ताज के नाम से फेमस है, जिनमें से इनका मेन होटल जो है मुंबई में है, जिसको हम लोग ताज मुंबई के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इनके बेसिक्स के साथ और हम लोग देखते हैं कि इनका जो मार्केट कैप है वो है करीब आप बोल सकते हैं 92,000 करोड़ के आसपास का। पी इनका करीब 48 के आसपास का है, आरओसी इनका 17 का है, आरओई इनका 15.6 के आसपास का है। डिविडेंड यील्ड बिल्कुल नॉमिनल 0.3% के आसपास की दे रहे हैं। तो ये इनके कुछ बेसिक्स हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इनकी वेबसाइट में जाते हैं और देखते हैं कि इनके कौन-कौन से ब्रांड हैं जिन जो इंडिया होटल्स कंट्रोल कर रहा है। तो आप देखेंगे कि इनके पास होम स्टेज और होटल्स की पूरी चेन है और इसमें इनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड हैं। तो इन्होंने यहाँ पर इन ब्रांड्स को समझाया है, जैसे कि आईएससीएल है, इंडिया होटल्स है, वो किस तरीके से कंट्रोल करता है। उनके पास आप देखेंगे यहाँ पर ताज है, उनके पास ब्रिज नाम से होटल है, क्लार्क है, गेटवे है, विवांता है, जिंजर है, ट्रू टेल्स है। इसके बाद क्या है, सेकंड टाइम के होटल्स है, जहाँ पर हो सकता है कि ये क्या करे, फ्रेंचाइजी ओन और क्या है, कंट्रोल बाय अदर्स हैं, इस तरीके के होटल से हो सकते हैं। तो इसमें खजाना है, आमा है और ताज सत्स करके है। और उसके बाद इनके पास क्या है, मचान हो गया और थाई हो गया और वर्क नाम से, इस तरीके से इनके पास डिफरेंट डिफरेंट क्या आप बोल सकते हैं रेस्टोरेंट चेन भी है। तो इन्होंने अपना दिखाया है कि इन्होंने अपना किस पोर्टफोलियो किस तरीके से बांटा हुआ है। मेन कोर पे इनके होटल्स हैं, उसके बाद होम स्टेज और उसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट नंबर पे जो आ रहे हैं इनके रेस्टोरेंट की चेन है। तो ये ताज का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। तो अब फिर से इनके फाइनेंशियल पर चले जाते हैं। तो आप देखेंगे इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर हम लोग जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जहाँ लास्ट मार्च में इनकी सेल्स थी 2400 करोड़ के आसपास की, वो इस बार हो गई 2700 करोड़ की। एक्सपेंसेस जहाँ 1560 करोड़ के आसपास थे, वो हो गए अब 1793 करोड़ के। तो लास्ट मार्च में इनका 857 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो इस बार 973 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे कि दोनों साल ऑलमोस्ट सेम है। और अदर इनकम 59 सीआर से बढ़ के इस बार हो गई है 79 सीआर। इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम है और आप देखेंगे डेप्रिसिएशन में भी करीब 25 करोड़ के आसपास का इंक्रीज आया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 720 करोड़ से बढ़कर इस बार 830 करोड़ के आसपास का हो गया है। सेम टाइम पे दोनों ईयर्स पे सेम टैक्स लगा था 25% का। तो इस वजह से इनका नेट प्रॉफिट जहाँ लास्ट ईयर 563 सीआर का था, वो इस बार हो गया 645 सीआर के आसपास का। तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इंडिया होटल एक्चुअल में है क्या। तो आप देखेंगे कि ताज के जो पोर्टफोलियो में है, करीब करीब 565 के आसपास ऑपरेशनल होटल्स हैं और इनके पास कितने हैं, करीब करीब 57,000 से ज़्यादा रूम्स हैं। और आप बोल सकते हैं कि 92 होटल और करीब 12,000 के रूम जो हैं इनके अभी क्या है पाइपलाइन में, मतलब वो क्या है बन रहे हैं। जिसमें से क्या है, ताज के करीब 26 होटल्स हैं और उसमें करीब 4,600 के आसपास रूम्स बनने वाले हैं। विवांता के 27 होटल्स हैं और सिलेक्शंस के करीब 13 होटल्स हैं। तो इस तरीके से जिंजर के करीब आप बोल सकते हैं 26 होटल है। तो ये इनका क्या है, कुछ डिटेल है कि तो इनकी किस होटल चेन के कितने होटल और ऑपरेशनल होने वाले हैं। तो इनके 4 मेन ब्रांड हैं, जो कि आप बोल सकते हैं कि लग्जरी ब्रांड है, जिसमें ताज हो गया, विवांता सिलेक्शंस हो गया, ये जिंजर सेगमेंट है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा हुआ, अपने को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है। अब आप देखेंगे, अगर आप लोग इनके होटल ओनरशिप की बात करें, तो आप देखेंगे कि इनके जो 40% होटल हैं वो कंपनी ओन हैं या ग्रुप ओन है। और 60% जो है अंडर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के हैं। और इसके अलावा आप इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो रूम से इनका 49% आता है, फूड एंड बेवरेजेस से इनका 34% आ रहा है, मैनेजमेंट फीड से इनका करीब 7% के आसपास आ रहा है और अदर ऑपरेशन इनकम से इनका करीब करीब 8% के आसपास का क्या आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है। तो ये इनके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो हमको समझने चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनके हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जहाँ इनकी 8,300 करोड़ की सेल थी, वही सेल इस बार 9,600 करोड़ के आसपास की हो गई है। और सेम टाइम में जहाँ करीब 5,500 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, वही अभी हो गए 6,500 करोड़ के आसपास के। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,769 करोड़ से बढ़ के हो गया 3,195, करीब 3,200 करोड़ के आसपास का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका 33% है, दोनों ईयर स्टेबल है। अदर इनकम इनकी स्टेबल है। और आप देख सकते हैं कि इनके पास जो इंटरेस्ट है वो भी ऑलमोस्ट स्टेबल ही चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं आ रहा है। डेप्रिसिएशन में अच्छा खासा इंक्रीज है, करीब आप बोल सकते हैं 90 करोड़ के आसपास का। तो जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो लास्ट ईयर 2,578 करोड़ के आसपास का था, वो इस बार बढ़ के हो गया 2,926 करोड़ के आसपास का। टैक्स इनमें दोनों साल ऑलमोस्ट सेम लगा है। तो अब इनका क्या हुआ है, जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 2,338 करोड़ से इस बार बढ़ के हो गया है 2,247 करोड़ के आसपास का। तो आप बोल सकते हैं कि इस बार जो इनकी सेल्स है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्या हुआ, उतना ज़्यादा मेजर इंक्रीज तो नहीं आया है। जहाँ लास्ट ईयर इनकी 1,300 करोड़ से बढ़ के सेल्स सीधे 2,000 करोड़ के आसपास आ गई थी। तो इस बार इनकी सेल्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इंक्रीज है। और कंपनी इसी तरीके से काम करती है, कभी सेल्स में कम इंक्रीज आता है, किसी साल ज़्यादा इंक्रीज आता है। बट मेन बात है, जो इन्होंने इंक्रीज किया हुआ है उसको मेंटेन करके रखना एक चैलेंज हो जाता है। ऐसा ना हो कि आपने एक बार क्या करा, आपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया, सेल्स इंक्रीज करी, लेकिन नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर वो फिर से ड्रॉप हो जाए। ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए आपके कंपनी के परफॉर्मेंस में।
तो चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग इनकी बैलेंस शीट पे चले जाते हैं। तो वहाँ पर हमको देखेगा दिखेगा कि इनके पास करीब 13,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व पहुँच गए हैं और 2,800 करोड़ के आसपास की बोरोइंग है और इनके पास करंट वर्क अभी करीब-करीब चल रहा है 764 करोड़ के आसपास का। तो ये जो इनके पास बोरोइंग्स है ये इसीलिए ली गई है क्योंकि कोई भी कंपनी जब क्या कर रही है अपने होटल बना रही है तो उसके लिए इनको हैवी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो इन्वेस्टमेंट ये कहाँ से लाएँगे? बोरोइंग्स में लाएँगे। तो इसलिए यहाँ पर हमको बोरोइंग्स दिख रही है। इसके अलावा इन्होंने करीब 3600 करोड़ के आसपास की क्या करी हुई है इन्वेस्टमेंट भी करके रखी हुई है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इनके इन्वेस्टर्स में चले जाते हैं। तो आप देखेंगे जून 2023 में जो प्रमोटर 38.19% है वो भी 38.12% है, तो इनमें कोई चेंज नहीं आया। इसके अलावा एफआई जहाँ 21.64% थे वही अब 23% के आसपास पहुंच गए, 23.2% के आसपास आ गए। तो एफआईज में 1 से 1.5% का इंक्रीज आया। डीआईएस 24% से ड्रॉप होकर 22.5% हो गए। तो जितना एफआईज में ड्रॉप इंक्रीज आया उतना डीआईएस में क्या आ गया, ड्रॉप आ गया। और सेम टाइम पीरियड में जहाँ पब्लिक 15.98% के आसपास थी वही पब्लिक अभी 15.95% के आसपास रह गई है। तो पब्लिक भी ऑलमोस्ट सेम है, उसमें भी कोई मेजर चेंज नहीं आया है। अब आपको एक बात यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो रेखा झुनझुनवाला जिन्होंने करीब 2% के स्टेक्स होल्ड किए थे, इसमें उन्होंने भी क्या करा, अपने स्टेक्स घटा के करीब 1% के आसपास आ गए हैं। और रेखा झुनझुनवाला की जो दूसरी होल्डिंग थी उसमें करीब उनके 1% के स्टेक्स थे, वो करीब पिछले 2 क्वार्टर से आपको नजर नहीं आ रहे। तो हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि करीब 15.95% ना होकर करीब 15% जो स्टेक्स है वो क्या है, पब्लिक के पास है। लेकिन एक चीज जो हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर करीब 4.5 लाख के आसपास थे, वही नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ के अभी 6.5 लाख के आसपास हो गए। तो यहाँ पर हमको एक चीज समझ आ रही, नंबर ऑफ शेयर होल्डर का परसेंटेज तो इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो गए। इसका मतलब क्या है, छोटे छोटे चंक्स में शेयर खरीदने वाले लोगों का अमाउंट बढ़ गया है। तो ये मेरा इंडिया होटल्स का ओवरऑल एनालिसिस था। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।